हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सेशन और बेसिकली न्यू सीरीज़ जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़पेपर से रिलेटेड बेसिकली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड साइंस की जितनी भी न्यूज़ है मंथ वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर मंथ का, जिसमें हम द हिंदू का अगर आपने देखा हो तो संडे का न्यूज़पेपर जिसमें साइंस से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज। इनमें और भी फर्दर कभी कभी कहीं पे भी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती हैं साइंस से रिलेटेड उनको हम कवर करेंगे। So let's start with it. So our first news article is regarding SpaceX mission. SpaceX first of many as ISRO prepares for Chandrayaan 4. SpaceX के बारे में हमने काफी न्यूज में देखा होगा कि अभी रिसेंट वाइल में लॉन्च हुआ है, बट हाउ इज इट लिंक टू Chandrayaan 4? What are its future applications? As in how will it help in ISRO's future mission? और क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SpaceX क्या है? SpaceX stands for Space Docking Experiment. Okay, so the word docking here, what does it mean? डॉकिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म है वेर इन सपोज देर आर टू सैटेलाइट्स एंड इन दोनों को हमको लिंक करना है, तो लिंक करने के ही मैकेनिज्म को हम डॉकिंग कहते हैं, वेर इन बोथ द सैटेलाइट्स विल बी इंटीग्रेटेड टुगेदर एंड विल एक्ट एज अ सिंगल मॉड्यूल। ठीक है, ये बेसिक आपका स्पेसएक्स मिशन है और इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनको जानने से पहले एक बार इसरो द्वारा एक वीडियो लॉन्च किया गया है विच इज एन एनिमेटेड वीडियो। लेट्स सी दैट। So these are the two satellite. The first one is Chaser satellite and the second one is Target satellite. तो बेसिक दोनों को इंटीग्रेट किया, ये डॉकिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ एंड नाउ दे विल एक्ट एज अ सिंगल मॉड्यूल। कुछ लैचेस एंड लॉक्स की हेल्प से इसको लिंक कर दिया गया है, राइट। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस डॉकिंग। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। फर्स्ट कि कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, स्पेस व्हीकल से। हम सबको पता है PSLV C60, द वर्क हाउस ऑफ इसरो। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, बिकॉज हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह सब इसी ऑर्बिट पे ही वर्क करते हैं। अराउंड 475 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ इसको लॉन्च किया गया है। और इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री आफ्टर द यूजुअल फोर, USA, रशिया एंड चाइना, जिसके पास खुद की एक इंडिजिनस डॉकिंग मैकेनिज्म वाली टेक्नोलॉजी होगी। और इसमें एज आई टोल्ड यू टू सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। द फर्स्ट वन वाज टारगेट सैटेलाइट एंड द अदर वन इज चेजर सैटेलाइट। तो चेजर नाम से पता लगा है इसको चेज करेगी इस साइड, एंड टारगेट सैटेलाइट्स उसके पे लैच होगी। अपनी वेलोसिटी अराउंड इसकी 28,000 कुछ होती है, 28,800 किलोमीटर्स पर आवर, एंड अपनी वेलोसिटी को इसको डिक्रीज करते करते अराउंड 0.036 किलोमीटर्स पर आवर या उससे भी कम की वेलोसिटी पे दोनों एक दूसरे से लिंक होंगी, एंड एज आई टोल्ड यू इट विल कंबाइन। दिस इज द बेसिक डॉकिंग मैकेनिज्म। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ये जो सैटेलाइट है चेजर, इसका नेम क्या रखा है? SPDX-01, और इसका क्या रखा है? SPDX-02। ठीक है, इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो इस मिशन में है, which is our पोएम स्टेज। पोएम स्टेज क्या है? सपोज दिस इज आवर PSLV, इसके 4 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4, और ये स्टेजेस कुछ और नहीं, बेसिकली आपके फ्यूल टैंक्स ही हैं। तो जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा वीडियो में कि एक एक करके सेपरेट होते रहते हैं इसके कुछ कुछ पार्ट्स। तो बेसिकली कुछ पार्ट्स नहीं है वो जो सेपरेट हो रहे हैं, बेसिकली आपके स्टेजेस हैं। तो इसमें जो 3 तो अर्थ पे ही गिर जाती हैं टूट के, राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो फोर्थ वाला है वो आउट ऑफ द ग्रेविटी चला जाता है, तो वो जाके स्पेस डेब्रिस में ही कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसका कुछ यूज नहीं था। तो इसरो ने क्या किया, अपनी इस फोर्थ स्टेज को यूटिलाइज किया है एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इंस्टेड ऑफ बीइंग एज अ वेस्ट। इस पे बोला है कि हम कुछ नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल लगा के, NGC लगा के, इसको फोर्थ जो स्टेज है विच इज दिस स्टेज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये जो टॉप वाली है ये फोर्थ स्टेज है। तो इसको यूटिलाइज करेंगे एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कि आप स्पेस में तो रहेंगे ही, तो यू कैन यूटिलाइज एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। सो ये आपका बेसिक स्पेसएक्स के स्पेसिफिकेशंस हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं स्पेसएक्स मिशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि जैसे आने वाले टाइम में हम 2040 में प्लान कर रहे हैं ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून, तो उसमें यही होगा कि हमको डॉकिंग की रिक्वायरमेंट है कि अगर सपोज कोई सैटेलाइट है वहाँ तक उसको कुछ रिफ्यूलिंग चाहिए हो, कुछ रिचार्ज करना हो या कुछ रिपेयर की ज़रूरत हो, तो स्पेसएक्स की डॉकिंग टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। सिमिलरली गगनयान मिशन में भी कुछ काम आएगा। एंड हम चंद्रयान 4 में कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको, कि आपने देखा होगा कि चंद्रयान 4 बेसिकली क्या है, सॉइल सैंपल रिटर्न मिशन है। तो उसमें भी सैटेलाइट्स को डॉकिंग के थ्रू ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो ये हमारे बेसिक स्पेसएक्स मिशन है, इसके बियॉन्ड ज़्यादा कुछ आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। So our next news is regarding quantum computing. So before we start, what is it? Let's see what does the word quantum means. क्वांटम बेसिकली क्या है, किसी भी फिनोमेना की बेसिक डिस्क्रीट यूनिट है। फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट की बेसिक यूनिट क्या है? फोटॉन्स है, हमको पता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अभी जो हम क्लासिकल कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं उसकी बेसिक यूनिट क्या है? यू बोलते हैं बिट्स में बोलते हैं। सिमिलरली क्वांटम कंप्यूटर्स में के केस में क्यूबिट्स होती है, राइट। ये आपका बेसिकली क्वांटम का मतलब है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली एक इमर्जिंग फील्ड है जिसको अभी तक कुछ इसमें बारे में सर्टेनली हम कह नहीं सकते, बट इसके कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जिसको हम
जानते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे ये वर्क करता है। तो लेट्स नॉट गेट डीप इनटू इट, बट इसके बारे में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अच्छे से कर लेते हैं कि अगर यूपीएससी बाय चांस अगर पूछ भी ले क्वेश्चंस तो काफ़ी ईज़ी से आने लगे हमें। ठीक है? सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ पोज़ीशनिंग। सुपर पोजिशनिंग प्रिंसिपल को हम देखते हैं रिचर्ड फाइनमैन ने जिसने ये कंसेप्ट दिया है क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह का। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट या बेसिकली एक दिया एग्जांपल है जिसमें एक कैट है, उसको हमने एक डब्बे में रखा है। ठीक। अब कैट के पास हमने कुछ पॉइजन या कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा है जिसके बिहाफ पे वो कभी भी मर सकती है। ठीक है, एंड नो वन इज सर्टेन कि कब मरेगी जब तक हम बॉक्स नहीं खोलेंगे। तो बॉक्स खोलने पे हमको दो ऑप्शंस दिखेंगे, या तो अलाइव होगी या फिर डेड होगी। ठीक है, दोनों चीजें नहीं हो सकती, दोनों में से एक ही होगी, राइट। बट क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में क्या होगा, जब ये जो कैट है, श्रोडिंगर्स कैट, ये इसमें आपका पॉइजन एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा है, अनटिल एंड अनलेस आपने ये डब्बा खोला तब तक वो अलाइव और डेड दोनों पोजीशन में एक साथ बोल सकते हैं हम उसको। क्यों? क्योंकि अंदर क्या हो रहा है किसी ने देखा तो है नहीं जब तक डब्बा खोला है। सिमिलरली इसको दूसरे एग्जांपल से देखें तो सपोज एक कॉइन आपने टॉस किया। ठीक है, तो जब ये कॉइन घूम रहा है हवा में तो इसके तब तक तो कुछ वो सर्टेनली कह नहीं सकते कि इसमें हेड्स है या टेल्स है। ठीक है, जब वो लैंड करेगा कहीं पे तब हम बता सकते हैं कि हेड्स है या टेल्स है, राइट। सिमिलर बट क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में ये है कि जब कॉइन टॉस हो रहा है वो हवा में है। ठीक है, और वो रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, अब एक ही टाइम पे वो 2 पोज़ीशन में, सुपर पोज़ीशंस में है, हेड और टेल। जब तक वो लैंड नहीं होता, इट इज़ इन सुपर पोज़ीशन। सो ये बेसिकली सुपर पोज़ीशनिंग का मतलब यही है कि बीइंग इन बोथ द पोज़ीशंस एट अ सिंगल टाइम। ठीक है? सो ये आपका सुपर पोज़ीशनिंग का प्रिंसिपल है। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल। इसको और आगे भी हम एग्जांपल के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, बट लेट्स लर्न ऑल द कांसेप्ट्स फर्स्ट। सेकंड इज़ आपका एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल जो है, वो क्या बोलता है कि सपोज़ ये अर्थ है, ये आपका कोई और प्लैनेट है, मार्स है लेट्स से। तो आपने अर्थ पे यही कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन को टॉस किया एंड इधर भी कॉइन को टॉस किया, एंड जब वो कॉइन आपने देखा उसको लैंड होने पे, तो दोनों में हेड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बोथ ऑफ दीज कॉइन्स आर एंटेंगल्ड विद ईच अदर, और बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो बेसिकली जो भी इस पे हम चेंजेस करेंगे कि सपोज हमने उठा के इस कॉइन को रख दिया टेल्स पे, तो इधर ऑटोमेटिकली वो चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के या क्वांटम लेवल पे ये सब चीज़ें जो थोड़ी अजीब सी हैं, जहाँ पे आपके बेसिक फिजिक्स के लॉज नहीं लगते हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है और आपको थोड़ा सुनने में भी अजीब लग रहा होगा। इनफैक्ट आपको क्या, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन को भी ये चीज़ अजीब-सी लगी और इसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी कि ये इतनी दूरी पे ही ऑटोमैटिकली कैसे चेंज हो जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब स्पूकी, स्पूकी मतलब डरावना। तो उन्होंने भी इसको रिफ्यूट किया था। सो बेसिकली आपको इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको ये लगाना है कि सुपर पोज़िशनिंग का ये मतलब है 2 पोज़ीशंस एक साथ अ, है। एंटेंगल का मतलब है 2 जो इसके साथ हो रहा है सेम उसके साथ हो रहा है। थर्ड आपका है कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि सपोज़ ये यही जो कॉइन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने टॉस किया है और आपको चाहिए इसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट कि हेड आए, ठीक है? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे चेंज, बट आ तो कुछ भी सकता है, टेस्ट भी आ सकता है, हम सर्टेन तो है नहीं। तो कुछ ऐसे चेंजेस, सपोज़ इलेक्ट्रिक पल्सेस दी या कुछ भी किया ऐसा कि जो कॉइन है वो घूम फिर के हेड पे आए। यही हमको इंटरफेरेंस कहता है कि इंटरफेरेंस मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया हमने यहाँ जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। ये सब तो ऑटोमैटिकली हो रहा था सुपर पोज़िशनिंग और एंटेंगलमेंट। इंटरफेरेंस ह्यूमन का एरिना है। तो अगर आपने पिछला डायग्राम देखा हो तो इसमें ये जो वायर्स वगैरह जा रही हैं, नीचे डायग्राम में देखिए, तो यही वायर्स वगैरह क्या है, हम कुछ एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलें, कि जो हमको चाहिए कि हेड आए तो अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहे हैं सिचुएशन को। सो बेसिकली ये आपका कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज सुपर कंप्यूटिंग, एंटेंगलमेंट एंड इंटरफेरेंस, ये 3 फिनोमेना है हमारे पास। तो फर्स्ट सुपर पोजिशनिंग को समझते हैं। लेट्स सपोज एक आर्मी का एक सोल्जर है हमारे पास, तो उसको 2 पोजीशंस अलाउड है, या तो वो रेस्ट कर सकता है, दैट इज़ विश्राम, बैठा है मतलब रेस्ट कर रहा है, या फिर वो स्टैंड अप रहेगा यानी कि अटेंशन। तो सावधान या विश्राम यानी कि स्टैंड एट ईज़ और अटेंशन, ये 2 पोजीशंस हैं इसकी। ठीक है? तो जब तक वो इंस्ट्रक्टर के सामने है, तो दोनों में से किसी एक पोजीशन पे रहेगा, राइट? ये आपका नॉर्मल कंप्यूटिंग का बता रहा हूँ पहले मैं। ठीक है? दैट इज़ इंस्ट्रक्टर के सामने दोनों में से एक पोजीशन पे रहेगा। ठीक है? वो किसमें रहे वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? बट वो जब भी अपने रूम या अपने बैरक में जाता था, तो वो कुछ भी करे, अंदर डांस करे, स्टैंड अप रहे या विश्राम रहे या जो भी हो, तो इसके बारे में कुछ सर्टेन नहीं है पता था। जो बाहर से इंस्ट्रक्टर देख रहा था उसको कुछ क्लियर नहीं पता लग रहा था। तो किसी भी पोजीशन में हो सकता है, ये आपका सुपर पोजीशन का प्रिंसिपल है। स्टैंड अप, सिट डाउन, विश्राम, लेटा है या डांस कर रहा है, कुछ भी पोजीशन में हो सकता है, ठीक? बेसिकली आप 2 ही सम पोजीशन समझिए, सावधान या विश्राम, बट उसको पता नहीं है जब तक उसने बैरक का दरवाज़ा नहीं खोला, किसने? इंस्ट्रक्टर ने। अब उसके बाद एंटेंगलमेंट का कैसे समझें इस एग्जांपल के थ्रू? उसके जो जितना आर्मी में एक इंसान तो होता नहीं है, जितने भी होते हैं, जितने भी आर्मी पर्सनल या जितने भी जवान होते हैं, वो सब लिंक्ड होते हैं एक-दूसरे से। क्योंकि एज़ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन वहाँ पे आपको रहना पड़ता है। तो अगर ये डांस कर रहा है, तो ये भी डांस करेगा। ये अंदर स्टैंड अप पोजीशन में है, तो ये भी स्टैंड अप में रहेगा। तो बेसिकली ये है कि जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ने किया है, वही सेकंड पर्सन भी कर रहा है अपने बैरक में, ठीक है? बट इसका भी हमको नहीं पता है सर्टेन, बिकॉज़ बैरक का दरवाज़ा क्लोज़ है और इंस्ट्रक्टर बाहर है, ठीक है? अब थर्ड आपका इंटरफेरेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जो बैरक के बाहर
इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर खड़ा है, वो चाहता है कि मेरा जो जवान हो, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँ, खड़े हुए मिले मुझे। अब खड़े हुए तो कैसे मिल सकता है, वो अंदर किसी भी पोज़ीशन में हो सकता है। तो उसने क्या किया, एक म्यूज़िक प्ले किया। कौन-सा म्यूज़िक प्ले किया? जन गण मन, नेशनल एंथम प्ले किया, ठीक है? अब नेशनल एंथम है तो ऑब्वियसली जवान खड़ा ही होगा। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसको अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल गया। तो बेसिकली यही आपका कॉन्सेप्ट है किसका? इंटरफेरेंस का, कि उसने इलेक्ट्रिक पल्सेस या न गाने के फॉर्म में उसको एक गाइड किया जिसके वे में उसको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो मिला। तो आपको बेसिकली ये समझ आ गया होगा क्वांटम का क्या रहा है, और जो भी हम नहीं समझ आए हो तो एक बार इस वीडियो को वापस देख सकते हैं हम, ठीक है? अब बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं हम कि कहाँ-कहाँ पे यूटिलाइज़ होगा। फर्स्ट तो बेसिकली आपने देखा होगा कि वेदर पैटर्न्स जो हैं, उसमें अभी हम सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ये तो पता लगा सकते हैं कि साइक्लोन आ रहा है, आने वाला है कुछ दिनों बाद। बट ये नहीं पता लगता हमें कि क्यों हो रहा है ऐसा, कि इधर ही क्यों बना साइक्लोन, ये जैसे अपना इंडिया है, यहाँ पे ही बनने वाला है, ये तब बनता है जब हमको दिखता है कि अरे यार लो प्रेशर क्रिएट हो गया यहाँ पे, तब हम अपने सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे तो आपको ये तक पता लग जाएगा कि अभी जो सन की रिलेटिव पोजीशन है अर्थ से, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका बनना चाहिए डिप्रेशंस, लो प्रेशर, और वो आगे जाके साइक्लोन यहाँ पे होगा, जब साइक्लोन कर्व होगा तो ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें हमको एग्जैक्ट पता लग जाएगी। ये तो बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है। अगर आपने एवेंजर्स मूवी में क्या होता है कि अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा है, तो जब वो थैनोस से फाइट करने से पहले नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में बताता है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें कितने में चांसेस हैं हम जीत सकते हैं। सो लेट्स सी दैट वीडियो। Bet. Hey, what was that? Before his height. To view alternate feature. To see all the possible outcome. How many UVC? 14,600 spot. How many men? What? सो बेसिकली इसने इसमें ये बताया है कि वो तो फ्यूचर में जाता है, बट सपोज जो डॉक्टर स्ट्रेंज था उसको हम क्वांटम कंप्यूटर के रूप में देखते हैं कि सपोज दो दो कंट्रीज में वॉर हो रहा है, लेट्स टेक रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है? एंड क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से हमने देखा कि अराउंड 14 मिलियन जो भी पॉसिबल आउटकम्स थे, उसको क्वांटम कंप्यूटर ने जज किया। तो उसमें पता लगा उसको कि सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें रशिया वर्सेस यूक्रेन में यूक्रेन जीत सकता है। तो उसने क्वांटम कंप्यूटर्स में की हेल्प से इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस करने पे उसने जो डिजायर्ड रिजल्ट है सिर्फ वही चाहिए, बाकी सारे को हटाओ। तो डिजायर्ड रिजल्ट में उसने देखा कि कैसे यूक्रेन रशिया से जीत सकता है। तो इस रिज़ल्ट के बारे में बताओ कि भैया क्या-क्या करना होगा? उसके थ्रू हम अपने पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं, ठीक है? तो उसमें इसने जो भी रिज़ल्ट था कि आप अमेरिका से फ़ेवर्स लीजिए, आप तुर्की से ड्रोन्स लीजिए, चाइना से रशिया की दोस्ती हटाइए, ये सब करके आप एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें यूक्रेन वॉर जीत सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स हम जितनी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सुपर कंप्यूटर जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, या अ, जिन भी प्रॉब्लम्स में कुछ ज़्यादा कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, उसमें क्वांटम कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं। दैट्स व्हाई वर्ल्ड इज़ इन अ रेस कि कौन सी कंपनी पहले क्वांटम कंप्यूटर बनाएगी। जिसने भी ये डोमिनेट फील्ड किया, इट विल डोमिनेट द वर्ल्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग डार्क मैटर। इन अ बिग अपडेट, मिनिमम पॉसिबल मास ऑफ डार्क मैटर पार्टिकल्स रिवाइज्ड। क्या हुआ है, डार्क मैटर क्या चीज़ है और क्या चेंजेस हुए हैं, वो लेट्स सी। सो टू बिगिन विद, ये जो हमारी गैलेक्सी है, सपोज लेट्स से दिस इज मिल्की वे। तो हमने जब इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी चाहिए तो हमको पता लगा स्पीड, क्योंकि गैलेक्सीज भी रिवॉल्व रोटेट कर रही हैं यूनिवर्स में, राइट? तो जब हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट की, रोटेशन की, तो हमको पता लगा काफ़ी हाई स्पीड शो हो रहा है। इतनी हाई स्पीड में तो जितनी भी प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे विद इन द गैलेक्सीज़, ये सब उड़ के दूर गिर जाने चाहिए थे। बट नहीं होता ऐसा क्यों? बिकॉज़ देयर इज़ अ ग्लू व्हिच इज़ बाइंडिंग देम ऑल टुगेदर, एंड दिस ग्लू इज़ नोन एज़ डार्क मैटर। तो ये जो आस-पास का एरिया है, ये डार्क कलर का है, इट डज़ नॉट मीन कि यही डार्क मैटर है। डार्क मैटर इज़ विद इन द गैलेक्सी, दैट इज़ दिस इज़ द डार्क मैटर जो उसके अंदर है, जिनकी वज़ह से सब प्लैनेट्स और ये सन और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये एक-दूसरे से चिपकी हुई हैं विद इन द गैलेक्सी। ये जो बाहर वाला एरिया है, इसको कुछ और बोल सकते हैं, बट वो डार्क मैटर नहीं है, ठीक है? तो ये आपका हो गया डार्क मैटर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पहली ये है कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि लाइट इसके थ्रू निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें लाइट जो जा रही है वो कुछ डिस्टॉर्ट हो रही है, इसके थ्रू निकल जाती है, ठीक है? अब ट्रांसपेरेंट है, लाइट इससे इंटरैक्ट नहीं करता, और जैसे मैंने बताया ग्लू है एक, बट इट हैज़ अ मास। और ये कैसे पता लगा? जैसा मैंने बोला ना कि जो इसकी रोटेशनल स्पीड है, वो तभी हो सकती है जब कोई इसको बाइंड कर रहा हो, कि खुद की ग्रेविटी हो, ठीक है? यानी कि जो डार्क मैटर है उसके पास मास एंड ग्रेविटी तो है, बट खुद ट्रांसपेरेंट है। और कितना परसेंटेज है यूनिवर्स में? सर 27%, ठीक है? ये विद इन गैलेक्सी है, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तो हमारा डार्क मैटर के बारे में हो गया। नाउ सी व्हाट इज़ डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है यूनिवर्स का। लेट्स सी इट। तो अ, हमने देखा कि जब बिग बैंग हुआ था, तो ये सपोज़ यहाँ बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स पूरी दिशा में फैलने लगा,
राइट। और ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, ये क्यों हो रहा है? इनफैक्ट ये कोई कांस्टेंट नहीं है, इनफैक्ट बढ़ते ही जा रही है इसकी स्पीड एक्सपेंशन की। सो कोई एक एनर्जी है जो उसकी हेल्प कर रही है एक्सपेंशन में, व्हिच इज़ नोन एज़ डार्क एनर्जी। सो ये वाला जो एरिया आसपास का ब्लैक वाला, इसको हम कह सकते हैं डार्क एनर्जी है, ठीक है? और डार्क मैटर का मैंने आपको बताया विद इन गैलेक्सी है, डार्क एनर्जी क्या है? एक्सपेंशन में हेल्प करने के लिए। और ये कितना परसेंट है? अराउंड 68%। तो 68% जब डार्क एनर्जी हो गई एंड अराउंड कितना बताया? 27% आपको मैंने डार्क मैटर बताया। तो अराउंड 95% तो ये दोनों मिला के हैं, ठीक है? तो बचा 5% ही जो है वो जो है बाकी मैटर है, ठीक है? तो सोच लीजिए हम कितना माइन्यूट पार्ट कवर करते हैं यूनिवर्स का, उसके अलावा कितना कुछ है व्हिच इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है? ये आपका बेसिक हो गया, लेट्स सी। और इसमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कितना उसका मास अब रिवाइज़ कर दिया, पहले कितना था, ये सब इतनी इंट्रिकेसीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। इमर्जिंग H5N1 म्यूटेशंस रेज़ रिस्क ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस। सो बेसिकली H5N1 वायरस के बारे में है कि कुछ इसमें म्यूटेशंस हुई हैं, उसकी वजह से ह्यूमन इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो बेसिकली H5N1 क्या है? H5N1 जितने जो भी SHN के वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस के ही टाइप होते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस हमको पता है कि 4 टाइप के होते हैं, ABCD। उनका क्या डिफरेंस है, नहीं जानने की ज़रूरत है। बेसिकली 2 आपको जानने हैं कि H5N1 क्या है आपका? बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू। और एक था हमने देखा था H1N1, वो क्या था हमारा? स्वाइन फ्लू। और इससे ज़्यादा कोई कुछ पूछेगा नहीं कि कौन-सा इसमें वायरस होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस है, आपको पता लग गया। क्या इसमें बर्ड फ्लू का ये पता है कैसे होता है कि सपोज़ एक माइग्रेटरी बर्ड है, उसको बर्ड फ्लू है। अभी विंटर्स के टाइम पे क्या होता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ से उड़ के कहीं और अपने दूसरे लोकेशन पे जाती हैं। तो इस वजह से जो भी डिजीज़ इनके अंदर होता है, वो अपनी ड्रॉपिंग्स में एक्सक्रीशनरी जो भी एक्सक्रीटा करते हैं, उसमें होते हैं। तो किसी पॉन्ड वगैरह में गई, वहाँ पे गिरा दिया, तो बाकी बर्ड्स इससे इन्फेक्ट हो जाती हैं एंड स्प्रेड्स। और विद इन ह्यूमन इसका स्प्रेड, ऐसे कुछ केसेस तो आए हैं, बट इसको सर्टेन नहीं कह सकते हम कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। बट बेसिकली इट इज़ एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है? यानी कि बर्ड्स में पाया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। कटक हॉस्पिटल लाइकली टू बी वन स्टॉप सेंटर फॉर सिकल सेल एनीमिया ट्रीटमेंट। हमको ये तो जानना नहीं है कि कटक हॉस्पिटल में क्या है। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, ठीक है? तो बेसिकली इसको जानने के लिए सिकल सेल एनीमिया से पहले हमको जानना पड़ेगा आरबीसीज़ क्या होती हैं। आरबीसीज़ जिनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। कैसे याद रखना है? इसमें बार-बार आर आ रहा है ना, तो आरबीसीज़ है। वैसे डब्ल्यूबीसीज़ का दूसरा साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है? इसमें कहीं आर नहीं आ रहा, तो डब्ल्यूबीसी से लिंक कर देंगे, ठीक है? सो बेसिकली आरबीसीज़ का रोल ये होता है कि एक सेल है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है लंग्स से लेके टिश्यूज़ तक। हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं बॉडी में, उनको ऑक्सीजन। और कैसे प्रोवाइड करता है? ये आरबीसी है सपोज़, बाइकॉनकेव इसकी शेप होती है, ठीक है? इनके अंदर एक बायोमोलेक्यूल प्रेज़ेंट होता है। याद रहे आरबीसीज़ के अंदर है तो ये सेल, बस इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? तो इनके अंदर क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? ताकि ये हीमोग्लोबिन को अपने अंदर एक्युमुलेट कर पाए। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन का ये काम है कि इट्स अ बायोमोलेक्यूल या काइंड ऑफ प्रोटीन, जो आयरन होता है इसमें, और इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन, ठीक है? तो यही बेसिक ओवरऑल आपका ये है कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें आपका जो आरबीसी है, जिसका बाइकॉनकेव शेप होता है, वो शेप चेंज हो जाता है एंड सिकल की शेप में बन जाता है। सिकल आपने देखा होगा फार्म में, जो घास काटने का एक ऐसा यंत्र सा नहीं होता, ऐसे घास-वास काटते हैं, तो ये बेसिकली सिकल होता है। तो आरबीसीज़ इस वे में बन जाती हैं, फ्रॉम दिस टू दिस। और इससे क्या होता है, जैसे आपकी आर्टरीज़ में आरबीसीज़ जब बाइकॉनकेव शेप होती है, तो ईज़िली ट्रैवल कर जाती हैं, फ्लो हो जाती हैं। बट जब उनकी शेप ऐसे सिकल टाइप हो जाती है, तो क्या है, उनमें चांसेस हैं कि एक तो आपस में अटक जाए, दूसरा ये स्टिकी भी हो जाते हैं इसके एंड्स, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, या आपकी कहीं पे जहाँ जाना होता है तो उसकी ब्लॉक कर देती हैं। तो इस वजह से ब्लड फ्लो में काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड टिश्यूज़ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचता और एनीमिया हो जाता है आपको। यही आपका सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। और इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। यानी कि आपका जो सपोज़ डीएनए है, ये वाला जीन जो है डीएनए पे, ये आपको बेसिकली है आरबीसीज़ के बाइकॉन्क्लेव होने के लिए, बट किसी वजह से यहाँ पे प्रॉपर वो जीन एक्ट नहीं कर पाता है, कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से ये वाला जीन खराब हो जाता है, राइट? तो इसकी वजह से आपका जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इस जीन को काट के यहाँ पे सही वाला जीन लगा दीजिए, तो इट कैन बी सॉल्व्ड। बेसिकली इतना टफ चीज़ नहीं है, सिंपल सा है। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। सीड कांग्रेस रिजॉल्व टू प्रमोट बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स क्या है। एंड इनफैक्ट यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ऐसी कोई भी क्रॉप्स या ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ किसी भी क्रॉप की ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ पीरियड,
या फिर जैसे प्लांट की ग्रोथ स्टेज हो रही है उस ड्यूरेशन में हम अगर कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव करके कुछ भी जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकें उस प्लांट की, उसको हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बट अगर वहीं हम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग फेज, प्रोसेसिंग समझिए कि ये आपने यहाँ से काट लिया उसको फसल को एंड आप पैकेट्स में भर रहे हैं एंड उस टाइम पे बढ़ने से पहले कुछ उसमें एडिशन कर दिए आफ्टर द क्रॉप हैज़ बीन काट या कुछ भी इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उस ड्यूरेशन में आपने कुछ ऐड किया, उसको सिर्फ फोर्टिफिकेशन बोलेंगे, तब आप उसको बायो फोर्टिफिकेशन नहीं बोल सकते। तो बायो फोर्टिफिकेशन बेसिकली यही है, आपने पौधा उगाना है आपको और उसमें ऐसा हो कि आप जो भी पौधा उगाएं वो उसमें आपने कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करी हैं जिसके थ्रू आपका जो पौधा है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला पौधा हो। फॉर एग्जांपल आपने गोल्डन राइस को तो पता ही होगा, इसमें बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन उसमें ऐड किया गया है, तो जिसके थ्रू आपका विटामिन ए इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? और इसमें ये किया गया है कि इसकी सीड में ही ये सब चेंजेस किए गए हैं। उसके लिए आपको ये नहीं कि अलग से एक-एक राइस का दाना उठा के उसमें आपको बीटा कैरोटीन डाल रहे हैं। आपने सीड में चेंज किया तो सारी सीड्स की वजह से जितनी भी फसल आ रही है आपकी, वो आपकी बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स कहलाएँगी, ठीक है? लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ साइंटिस्ट टूक फर्स्ट डिटेल इमेज ऑफ स्टार आउटसाइड आवर गैलेक्सी। सो बेसिकली ये सिंपल फैक्ट वाली न्यूज़ है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये है कि फर्स्ट डिटेल्ड इमेज ली गई है किसी स्टार की व्हिच इज़ आउटसाइड आवर गैलेक्सी। अभी तक हमने सिर्फ जो पिक्चर्स लेते थे, जैसे सपोज़ एक गैलेक्सी है यहाँ पे, इसमें हमने एक स्टार देखा, उसकी जो पिक्चर हम दूर से लेते थे वो सिर्फ एक पॉइंट इमेज होती थी कि मतलब यहाँ से लाइट आ रही है। इसके बियॉन्ड ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने सिर्फ सन की अच्छे से फ़ोटोज़ ली हुई हैं। तो फर्स्ट ऐसी कोई इमेज ली गई है किसी स्टार की आउटसाइड आवर गैलेक्सी जो थोड़ी डिटेल्ड है। डिटेल कैसे कि ये सन है, आस-पास उसका जो भी हेलो है वो पूरा दिख रहा है। उसका बस आपको नाम याद रखना है, वो सी G64, वो WOH-G64 कैसे वो याद रखना है? हम बोलते हैं ना कि जब भी नाइट टाइम में स्काई गेजिंग करते हैं हम, तो बोलते हैं ना वो स्टार है, क्योंकि पास में होता नहीं दूर होता है, तो वो रहा स्टार, वो G64, ठीक है? नॉट दैट इम्पोर्टेंट न्यूज़, बस जस्ट कीप इट इन माइंड, अगर एज़ अ फैक्ट कहीं पूछ लिया तो। लेट्स सी द नेक्स्ट, इंडियाज़ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, बेसिक इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंडियाज़ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके लिए है? क्या ऑप्शन दे सकता है कि इज़ इट रिगार्डिंग ओटीटी? इज़ इट रिगार्डिंग कुछ-कुछ? इज़ इट रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी मेल? या इट इज़ रिगार्डिंग क्या आपका ई-कॉमर्स? इट्स रिगार्डिंग जर्नल्स, कुछ भी? तो इसका राइट आंसर वुड बी जर्नल्स। ये मतलब आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। क्योंकि इंडिया देखता है कि जितनी भी साइंटिफिक या पीयर रिव्यूड जितनी भी जर्नल्स होती हैं, इसके लिए हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है R&D वगैरह के लिए। तो इसमें हेल्प करेगा आपको कि आपको जितने भी जर्नल्स हैं इसका फ्री एक्सेस मिल जाए। एक बार आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लें तो उसके लिए हर एक जर्नल के अलग-अलग सब्सक्रिप्शंस नहीं लेने पड़ेंगे। जर्नल्स क्या है आप समझ चुके हैं ना? अगर आपको पता है कि जितने भी रिसर्च इकोसिस्टम होता है, उनका ओपन एक्सेस लेने के लिए आप जर्नल्स के थ्रू या कोई साइंटिफिक मैगज़ीन्स के थ्रू उनमें आप या तो डालते हैं या उनके थ्रू पढ़ते हैं, राइट? तो उनके लिए अलग-अलग सबके लिए नहीं लेना है। देयर वुड बी वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाई डू वी लूज़ मसल मास विद एज? साइंटिस्ट फाइंड वन फैक्टर। बेसिकली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, वो वी लुक एट देम। तो बेसिकली इसमें बोला ये गया है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल्स के अंदर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि मतलब उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या किसी वे में वो खराब होता है, तो उसकी वजह से हमारा मसल मास रिड्यूस होता है। ये बेसिक न्यूज़ है। अब इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना क्या पड़ेगा? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नहीं तो एवरी अल्टरनेट ईयर यूपीएससी इन सम वे और अदर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती है। एंड इट्स सो सटल कि पता नहीं लगता कि हमें कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद आया होगा कि एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के कैसे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी से क्या होता है, ये सब पूछा जाता है एवरी अल्टरनेट ईयर। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया सुनते ही हमारे माइंड में जो फर्स्ट चीज़ स्ट्राइक करती है वो है कि इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज़ ये एटीपी जनरेट करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है जिसके थ्रू सेल को, ठीक है? तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जैसे आपका एनिमल सेल है, इसमें ये आपका न्यूक्लियस है बीच में और ये आपका ब्लू वाले माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का एनलार्ज स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि डबल माउंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये, ठीक है? यूजुअली ज़्यादातर सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब हो गए सिंगल मेम्ब्रेन है, बट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोट्रूजन से निकले रहते हैं इनवर्ट की तरफ, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि इन क्रिस्टे के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है नीडल लाइक, जिसको हम कहते हैं एफ नॉट F1। यहीं पे हमारी एटीपी जनरेशन होता है और एटीपी जनरेशन के पीछे क्या होता है हमारा प्रोसेस, उसको बोलते हैं
Krebs cycle। तो बेसिकली वर्ड ये याद रखना है आपको कि Krebs साइकिल के किससे रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और क्या होता है इससे कि हमारी एनर्जी जनरेट होती है। और इसके पीछे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सपोज देयर इज अ ह्यूमन बीइंग, ये एक रनर है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो एक्सरसाइज करने की वजह से क्या है, इनकी हार्ट मसल्स काफ़ी स्ट्रांग है, राइट। आप कहते हैं ना कि आप जितनी वॉक या रनिंग करें तो आप हार्ट आपका स्ट्रांग रहता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे बार-बार आपको एनर्जी की हाई रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ आपको हायर बर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करना है, ठीक है? तो हार्ट में आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल्स का माइटोकॉन्ड्रियाज़ का नंबर ज़्यादा होता है ह्यूमन बीइंग में। इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है? और क्या होता है इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड, कि जैसे जो इनहेरिटेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए है, जो आपने देखा ना कि इसका सेपरेट डीएनए है। इसको ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियस वाले डीएनए की, इसका अपना डीएनए लेके बैठे हैं। तो इसमें जो इनहेरिटेंस होता है डीएनए का, जैसे हम देखते हैं ना कि मदर और फादर की साइड से, दोनों की साइड से 50-50% आता है। बट इस वाले डीएनए बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या है, 100% आपका मदर की साइड से ही आप इनहेरिट करते हैं। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ेज़ होते हैं। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया काउंट किससे रिलेट होता है? आपकी मदर साइड ऑफ योर इनहेरिटेंस, ठीक है? तो यही क्वेश्चन पूछा था कि यूपीएससी ने, कि जितना भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आप कहाँ से इनहेरिट करते हैं? 100% फ्रॉम योर मदर साइड, यस, ठीक है। और ये आपका बेसिक है। और इसके अलावा भी कुछ छोटे-मोटे और फंक्शंस होते हैं, जैसे एनर्जी का तो हमने देख लिया, एटीपी प्रोवाइड करता है। दूसरा सेल डेथ, इस सेल जो अन अन मतलब जो काम के सेल नहीं है, नॉट यूज़फुल सेल्स, अनयूज़फुल, उनको जब मारना होता है तो उसके लिए भी इसका पीछे ही प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? बस ये याद रखिए सेल डेथ के पीछे भी इसका ही है, कैल्शियम स्टोरेज सेल में इसका ही इसके थ्रू ही होता है। और जो एजिंग का फैक्टर होता है, मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेड हो रहे हैं ड्यू टू किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके पीछे भी एजिंग आपकी फास्ट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? और अभी जो हमने इस न्यूज़ के थ्रू आप जो देख सकते हैं वो ये है कि आप मसल मास भी लूज़ करते हैं, इन केस योर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अफेक्टेड बाय समथिंग, और उसकी वजह से उसका डीजनरेशन हो रहा है फास्ट नंबर पे, तो यू विल लूज़ योर मसल मास, ठीक है? बेसिकली ये सब अब इसके अंदर यही सब लिखा है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग पोलियो रिसर्जेंस। पोलियो रिसर्जेंस हो रहा है एंड इसके लिए हमको क्या-क्या अपने मेथड्स ट्राई करने चाहिए। सो बेसिकली पोलियो वायरस के बारे में है ये न्यूज़। एंड हम जानते हैं पोलियो एक वायरल डिज़ीज़ है कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है? और इसके कितने टाइप्स होते हैं? पोलियो के 3 टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3। 2 एंड 3 आर ऑलरेडी इरेडिकेटेड। ये अराउंड 2009 सबसे पहले 2 इरेडिकेट हुआ एंड अराउंड 2019 में 3 भी इरेडिकेट हो गया। अभी सिर्फ 2 कंट्रीज़ में पोलियो का टाइप 1 वायरस है, जो 2 मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, यहाँ पे है सिर्फ, बाकी जगह इरेडिकेट हो गया है। बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? 2 वैक्सीन्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इसकी। फर्स्ट इज़ ओपीवी, सेकंड इज़ आईपीवी, ठीक है? ओपीवी में क्या है? ओपीवी की फुल फॉर्म है ओरली ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है? ओरल पोलियो वैक्सीन। एंड आईपीवी क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है? और इनएक्टिवेटेड आपको पता ही लग रहा है कि इसमें वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म डाला है, ठीक है? और ओपीवी में क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म है। एक्टिवेटेड मतलब लाइव एटेन्युएटेड वायरस, मतलब लाइव है वायरस, बस उसको थोड़ा वीकेंड फॉर्म में डाला है। एटेन्युएशन मतलब वीक वीक कर दिया है उसको कि आपको कुछ हार्म ना पहुँचा पाए, बट है वो लाइव वायरस, ठीक है? तो ओपीवी वैक्सीन के यूज़ बचपन में आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाया ना, यही है ओपीवी, ठीक है? तो अब क्या हुआ है कि इम्यूनिटी तो आ गई है, बट वीडीपीवी करके एक वायरस हुआ है जन्म, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। कैसे? कि आपको जब बचपन में पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई थी, तब जैसे सपोज़ इस बच्चे को पिलाई गई एंड इसका जो फीसेस है वो कहीं पे गया थ्रू नाले वगैरह, एंड किसी और इंसान के कंटैमिनेशन हो गया इसके थ्रू, ठीक है? एंड उससे क्या हुआ कि वायरस जो था वो म्यूटेशन हुई उसकी नाले में रखे-रखे। उसने म्यूटेट कर लिया कि भाई बार-बार मुझे ओपीवी दे रहा है, तो इसकी जगह मैं म्यूटेट होके किसी और फॉर्म में लेता हूँ। तो इस वजह से उसने दूसरे को इंसान को इफ़ेक्ट कर दिया। तो बेसिकली यही है, ओपीवी की वजह से क्या हुआ, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का जन्म हुआ है एंड उसकी वजह से काफ़ी जगह पे इसके केसेज़ आ रहे हैं। सो बेसिकली यही न्यूज़ है, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट। Big rockets, big telescope and big changes in space awaits in 2025. So basically क्या-क्या changes हैं, major developments in space industry in 2025, उसके बारे में न्यूज़ है। So the first is regarding Jeff Bezos, founder of Amazon। इनकी जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन, ठीक है? सो बेसिकली इन्होंने स्टारलिंक, जो हमारे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, उसके कॉम्पिटिशन में एक जो स्टारलिंक इनका जो प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, जिसमें वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे थ्रू न्यूमरस सैटेलाइट्स इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसके कॉम्पिटिशन में जेफ बेजोस ने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है
प्रोजेक्ट क्वीपर। इफ़ यू नो द क्वीपर बेल्ट इन आवर सोलर सिस्टम, तो उसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली वो भी यही करेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग शुभांशु शुक्ला। हु इज़ शुभांशु शुक्ला? शुभांशु शुक्ला जो हमारा अभी आर्टेमिस मिशन, सॉरी, जो एक्सियोम मिशन है, एक्सियोम 4, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को लेके हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। तो उसमें वन ऑफ द इंडियन इज शुभांशु शुक्ला, ठीक है। डू रिमेंबर दिस नेम। और इनको एज अ पायलट इसमें लिया गया है, और आफ्टर मेनी ईयर्स ही विल बी द फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस एंड फर्स्ट एवर टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फर्स्ट एवर इंडियन। ओके, सो बेसिकली ये एग्जाम 4 में हमारे शुभांशु शुक्ला जाएंगे एज अ पायलट। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेस एक्स की, जैसे मैंने बताया आपको, स्पेस एक्स बाय एलॉन मस्क की, तो सबको पता होगा। तो उनकी एक, उन्होंने नासा से टाई अप किया है, किसके लिए? ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून। तो ह्यूमन लैंडिंग करने जा रहे हैं नासा, उसके लिए उन्होंने स्पेस एक्स से किया है टाई अप, और उसके लिए नासा क्या बना रहा है? HLS। क्या है? ह्यूमन लैंडिंग सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, ह्यूमन लैंडिंग स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो HLS जो बना रहा है, कौन से मिशन के लिए बना रहा है? हमारे आर्टेमिस 3 मिशन ऑफ नासा, जिसमें दे विल बी प्रोवाइडिंग ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून। याद रखना, क्यों याद रखना है इसको? क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अब कोई ह्यूमन लैंडिंग प्लान कर रहा है यूएस से मून पे, तो आर्टेमिस 3 इज द मिशन जहाँ पे हुआ है, ठीक है। बेसिकली यही सब है इसमें, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ब्रेक थ्रूज ऑफ होप्स एंड प्रोमिस। बेसिकली ये जो जितनी भी न्यूज़ है इसमें, सो इम्पोर्टेंट इसमें बताई जा रही है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, कुछ थेरेपीज़ हैं, और कुछ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में है। सो यही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या है ये। सो फर्स्ट we'll start with this news has covered 2 drugs, Ozempic and Wegovy। सर इतनी सारी ड्रग्स हैं, इसके बारे में ही क्यों एक्सप्लेन किया है? क्योंकि ये फर्स्ट एवर ऐसी ड्रग बनाई है जो आपके वेट लॉस में फ़ायदेमंद है। जेनेटिक ड्रग है, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग, ठीक है। तो इसका काफ़ी न्यूज़ में है। इफ़ यू हैव सीन, इलॉन मस्क ने भी इसके बारे में बोला हुआ है, ट्वीट किया हुआ है, एंड काफ़ी अदर सेलिब्रिटीज़ ने बोला है कि दिस वेट लॉस ड्रग Ozempic एंड Wegovy, डू रिमेंबर द नेम, हैज़ बीन अ गेम चेंजर इन वेट लॉस जर्नी, ठीक है, और FDA अप्रूव्ड है, ठीक है। सो दिस वाज़ द फर्स्ट न्यूज़। सेकंड है आपकी इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी क्या है? एनी थेरेपी व्हिच हेल्प्स इंप्रूविंग योर इम्यून सिस्टम, एंड व्हेन इज़ इट यूज्ड? ड्यूरिंग कैंसर। तो कैंसर के टाइम पे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इम्यूनोथेरेपी। दूसरी कौन सी थेरेपी होती है हमने देखा है? जो कीमोथेरेपी, सॉरी, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में तो हमने देखा है ना कि जो सेल्स वगैरह हैं उसमें गुड सेल्स, बैड सेल्स सबको मार डालती है कीमोथेरेपी। दैट्स व्हाई हमारा हेयर लॉस या कोई और अदर साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट इम्यूनोथेरेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या है, बस इम्यून सिस्टम को ही इंप्रूव करते हैं। और इम्यून थेरेपी काफ़ी टाइप से होती है, बट द बेस्ट वन विच इज़ नोन एज, जिसके बारे में यूपीएससी का क्वेश्चन था, कार टी सेल थेरेपी। टी सेल जिसमें भी आ जाए, इट मीन्स कि हम अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो कार टी सेल क्या है? इसका नाम रखना यार इंपॉर्टेंट है, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है इस थेरेपी में? लेट्स सी कि सपोज ये आपका एक टी सेल है, इनके ऊपर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं ये, कि मतलब कोई भी आपका कैंसर सेल या कोई भी सेल है, इस पे ये, इसके प्रोटीन से ये इस पे अटक जाते हैं और जाके इसको मार डालते हैं। ये नॉर्मल डे में आपकी कहानी होती है, टी सेल्स का काम होता है, ठीक है। इट हैज़ प्रोटीन रिसेप्टर्स व्हिच बाइंड ऑन टू द प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ कैंसर सेल या नॉट यूज अनयूजफुल सेल्स, उनको डिफीट करने के लिए, ठीक है। अब ड्यूरिंग कैंसर क्या होता है? म्यूटेशन की वजह से ये जो कैंसर सेल है, ये अपने में कुछ चेंजेस ऐसे ला देते हैं कि टी सेल्स को बेवकूफ़ बना देते हैं। ये कैंसर सेल, ये टी सेल को बेवकूफ़ बना देते हैं कि भाई हम तो नॉर्मल है, अच्छे इंसान हैं, हमको मत मारो, ठीक है। दिस वे में टी सेल का फंक्शन खत्म हो जाता है, तो इस वजह से कैंसरस सेल बढ़ने लग जाते हैं। ये मिमिक करते हैं हेल्दी सेल के वे में, ठीक है। और या फिर अपना या फिर इसका इम्यून रिस्पॉन्स खत्म कर देते हैं, किसी भी वे में बेसिकली कैंसरस सेल जीतने लग जाता है। तब क्या है कार टी सेल थेरेपी का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, हम जैसे सपोज़ जब ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमारा ब्लड गया यहाँ से एक थैली में भर जाता है, ठीक है। इस थैली में से हम क्या करते हैं कि टी सेल्स को अलग कर देते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ समझिए आपकी टी सेल्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वायरस की सब यूनिट्स या कुछ भी वायरस डालते हैं इसमें। और इसमें अब क्या होता है, टी सेल को पता लग जाता है किस टाइप के वायरस से हमको अब
रेडी रहना है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो उनके अंदर कीमेरिक इंटरसेप्टर्स डेवलप हो जाते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटीन सब यूनिट्स थी इनके पास, अब इनको समझ में आ गया कि कुछ कीमेरिक एंटी रिसेप्टर्स हो जाते हैं, मतलब कुछ है, एक यूनिट ऐड हो जाती है इनमें, जिसके थ्रू वो पहचान लेते हैं कि जो वायरस या कैंसरस सेल आ रहा है वो मिमिक करेगा, बट हमको पहचान लेना है इसके थ्रू और उसको आके डिफीट कर देते हैं। बेसिकली आपके जो ब्लड है उसमें से टी सेल्स को हम सिखा देते हैं कि कैसे इनसे फाइट करना है, उनका इम्यून ओवरऑल इम्यून थेरेपी यानी कि इम्यून सिस्टम हम डेवलप कर देते हैं। ये बेसिकली हमारी कार टी सेल थेरेपी है। इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे प्रोसेस कि हमारे टी सेल्स होते हैं विच फाइट विद द कैंसरस सेल्स। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये आपका हो गया इम्यून थेरेपी हो गया। द नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एचपीवी के बारे में। ठीक है, एचपीवी क्या है ये देखिए। एचपीवी एचपीवी क्या है हमारा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में अगर आपने सुना हो, पूनम पांडे वाला केस जिसमें वो वापस जिंदा हो गई थी, बेसिकली उसमें यही था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जो वायरस होता है वो यही वायरस कॉज करता है, कौन सा, सर्वाइकल कैंसर। तो इसके लिए बेसिकली यही दिया हुआ है कि इंडिया ने अपनी खुद की एक वैक्सीन डेवलप की है, सर्वावैक यानी कि सर्वाइकल वैक्सीन। ठीक है, तो उसकी इम्यूनाइजेशन या उसके रिलेटेड जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो 2025 में ड्राइव स्टार्ट करेंगे, ये दिया हुआ है न्यूज़ में। एंड लास्ट वाली है न्यूज़ आपकी जीन एडिटिंग के बारे में, जिसमें बेसिकली 2 डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट इज़, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, सिकल सेल एनीमिया है कि कोई एक जीन डिफ़ॉल्ट है जो आपका आरबीसी के लिए हीमोग्लोबिन जिसमें आपकी जिसकी आरबीसी की वो चेंज हो जाती है फिगर, एंड बाय कॉन्केव से वो सिकल बन जाता है। ठीक है, वो वाला जीन है एक डिफ़ॉल्ट। तो क्रिस्पर कैस9 एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम जीन एडिटिंग करते हैं। तो कैसे याद रखना है, क्या होता है इसमें फंक्शन। कैस9 आपको दिख रहा है ना, कभी भी कैस9 दिखे तो याद रखिएगा 9 वर्ड जो है ऐसा है। ठीक है, इसमें अगर एक और 9 लगाएं उल्टा तो कैंची जैसी बन रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर कैस9 इज अ मॉलिक्यूलर सिजर। यही आपकी हेल्प करता है किसमें, जीन एडिटिंग में। जो कट करना है आपको यहाँ से काटा आपने, किसकी हेल्प से, कैस9 की हेल्प से कटेगा। ठीक है, काटा, फिर उसको उसकी जगह दूसरा डाला और पीसीआर के थ्रू उसको रेप्लिकेट किया एंड यहाँ पे लगाया, यही आपका जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो इस बेसिकली इस न्यूज़ में लिखा है कि एक तो सिकल सेल एनीमिया और एक दूसरा आपका PCSK9 करके एक जीन है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए रिजल्टेंट मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है। तो इन दोनों को अगर हटाना हो तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हटा सकते हैं। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज जीन एडिटिंग ऑल अबाउट। ठीक है, एडिट करना है जीन को, कैसे करेंगे, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है। कैस9 क्या है आपका, मॉलिक्यूलर सीजर है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ स्पीड गन यूज फॉर मोशन ट्रैकिंग। बेसिकली स्पीड गन के बारे में बताया। तो ये आप देख सकते हैं अंकल को, यहाँ से स्पीड गन यूज़ कर रहे हैं, वेर इन इसमें क्या होता है, कुछ EM वेव्स छोड़ी हैं हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड सपोज स्कूटी की स्पीड पता लगानी है, तो यहाँ पे जो वेव इससे टकराई तो टकरा के कुछ रिफ्लेक्ट भी हुई होगी वापस। ठीक है, तो उसका ही मेजरमेंट वाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट, इसको मेजर करती है गन एंड अकॉर्डिंगली स्पीड जज करती है। एंड डॉपलर इफेक्ट क्या है वो जानने से पहले एक बार आप एक वीडियो देखिए। Talking about before we go to the park. I don't care if everybody gets it. I'm going as the Doppler effect. No, it's not. If I have to, I can demonstrate. है इस ये जो एक टीवी सीरीज है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, राइट, इसके लास्ट में इसने एक आवाज़ निकाली हुई है वाली। बेसिकली क्या है ये, आपने कभी अगर हाईवे वगैरह पे हो, अगर आप यहाँ पे कहीं खड़े हो हाईवे के साइड में और कोई ट्रक हो या कोई कार हो बहुत तेज़ आती है और हॉर्न बजाते हुए आती है, तो आपको उसकी आवाज़ ऐसी ही सुनाई देती है ना, वो करके। एंड प्लस वो जो पीछे वीडियो में लड़का था या शेल्डन कूपर, उसकी जो आपने अगर ड्रेस देखी हो तो उसमें कुछ वेव्स बनी हुई थी। वही बेसिकली प्रिंसिपल है डॉपलर इफेक्ट का। क्या है उसमें कि सपोज यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से सपोज एक कार आ रही है, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप हैं, यहाँ से कार आ रही है, कार मूविंग कंडीशन में है और हॉर्न बज रहा है उसका, कुछ वेव्स होंगी उसकी जो आप तक पहुँच रही होंगी। ठीक है, अब जब कार यहाँ इस पोजीशन पे थी तो वेव्स ऐसी थी, अब कार जब इस पोजीशन में आएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके इसके बाद इस पोजीशन की जगह इस पोजीशन पर आई, तो इधर की जो वेव्स होंगी वो एक थोड़ा पास-पास आ जाएँगी, राइट? यानी कि वो थोड़ा स्क्वीज़ हो जाएँगी, ठीक है? स्क्वीज़ होने की वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से उसकी पिच बढ़ गई। तो आपको लगेगा कि बहुत तेज़ आवाज़ आई है आपके कान के पास, और जैसे ही वापस वो दूर चली जाएगी, वापस उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी, ठीक है? बेसिकली यही डॉपलर इफ़ेक्ट है और इसके थ्रू ही हम ये मेज़रमेंट करते हैं, बट दिस इज़ एन ओल्ड मेथड व्हेरेइन स्पीड गन्स यूजेस रेडियो वेव्स। अब क्या ज़रूरत है कि थोड़ा इसमें जो एग्ज़ैक्ट फिगर्स आते हैं उसमें कुछ मिसमैच हो सकता है, इसलिए हम अब यूज़ कर रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी, उसका नाम है लिडार। लिडार हमको पता ही है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसमें रेडियो वेव्स की जगह हम लाइट वेव्स यूज़ कर रहे हैं।
टू गेट बेटर रिजल्ट्स एंड हाई एक्यूरेसी। ठीक है, ये बेसिकली इसका फंक्शनिंग है। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। कैन वी मेक ब्लैक होल्स रिवील देमसेल्व्स इन इकोज ऑफ लाइट? ठीक है, तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है लाइट इको के बारे में है। लाइट इको क्या चीज़ है? आपने साउंड इको तो देखा होगा कि सपोज ये एक माउंटेन है, यहाँ से आप चिल्लाए, यहाँ से जो आपकी साउंड वेव्स गई वही रिफ्लेक्ट होके आई, तो आपको सुनाई दिया इको 2 बार। एक तो जाने वाला इस टाइम पे आपको सुनाई दिया, एक आने वाला, इस वजह से आपको इको सुनाई दिया। और बेसिकली क्यों सुनाई देता है? क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा हो तब आपको इको सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पीड की जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो अराउंड कुछ 300 प्लस होती है। तो अगर 17.2 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हो तो आपको 2 बार सुनाई देगी हमेशा वॉइस। ठीक है, तो ये बेसिकली साउंड में है। बट लाइट के केस में क्या है? सपोज ये एक स्टार है, ठीक है, स्टार है, यहाँ से लाइट वेव्स निकली। अब हम अर्थ हैं, अर्थ तक पहुँचेगी कब वो पता नहीं, कैसे पहुँचेगी, दिखेगी भी नहीं। बट यहाँ पे अगर समझिए डस्ट क्लाउड है, यानी कि स्टार नेबुला की डस्ट है या क्लाउड ऑफ डस्ट है, तो क्या होता है लाइट इनके अराउंड बेंड हो जाती है, यानी कि इसके अराउंड थोड़ा कॉस्मिक डस्ट जो होती है उसके अराउंड लाइट बेंड हुई। अब ये बेंड हुई तो यहाँ पे एक ऐसा-सा दिखा कुछ। तो ये जो बड़ी चीज़ है और एक सिंगल रे ऑफ लाइट है और यहाँ पे ये दिख रही है। ये आपके ब्लैक होल के अराउंड भी हो सकता है कि जैसे ब्लैक होल है यहाँ इसके पास ग्रेविटी होती है खुद की, तो लाइट को बेंड कर सकता है। तो बेंड करने की जो क्षमता है उसकी वज़ह से कुछ पैटर्न्स डेवलप होते हैं। पैटर्न्स डेवलप हुए तो आपको यहाँ पे दिखा कि अरे वाह! कितना सुंदर पैटर्न है। तो इसकी वज़ह से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल था, कि क्लाउड डस्ट थी, कि कुछ कॉस्मिक डस्ट का कोई कुछ था, पार्टिकल्स थे। तो यही बेसिकली आपका इको ऑफ लाइट है। बेसिकली जो आपका लाइट का सिग्नल है, एक ही सोर्स से बहुत सारी लाइट मिली बट अलग-अलग टाइम पे पहुँची। इस वज़ह से हमको कुछ ये पैटर्न्स दिखाई दिए। यही इको ऑफ लाइट है। जैसे ये थी ना, इसमें माउंटेन वाला है, इसमें अलग-अलग टाइम पे यहाँ पे आपने भेजी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई। सिमिलरली इसमें ये हुआ कि यहाँ पे भेजी, कुछ होंगी जो आपको टाइम पे मिल गई, कुछ होंगी थोड़ा लेट आई, लेट आने की वज़ह से पैटर्न बनाया एंड यू आर एबल टू सी देम। ठीक है? और इसकी वज़ह से इसमें इस न्यूज़ आर्टिकल में यही लिखा है कि क्या इसकी हेल्प से हम ब्लैक होल्स को रिवील कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली क्या होता है ब्लैक होल में लाइट तो पास होती नहीं है उसके थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको दिख रहे हैं कि ऐसे-ऐसे कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स अगर ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि यानी कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग या लाइट का इको हो रहा है, इसकी वज़ह से ही हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल था। और यही जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का अ, जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ही अराउंड है कि मतलब जो लाइट है, जो सपोज़ किसी भी चीज़ के पास ग्रेविटी है, सपोज़ ये ब्लैक होल है, इसके पास ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वज़ह से क्या होता है, ये एक लेंस की तरह एक्ट करता है। यहाँ से कोई भी लाइट लेंस की तरह मतलब मैग्नीफाई कर सकता है लाइट को या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लाइट आई, ग्रेविटी की वज़ह से बेंड हुई और द लाइट ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दैट वुड अदरवाइज़ बी इनविजिबल। ये वाली लाइट आपको दिखेगी नहीं, बट इसकी वज़ह से आपको कुछ पैटर्न्स दिखे और पैटर्न्स दिखने की वज़ह से यू आर एबल टू सी द लाइट, यानी कि आप डिटेक्ट कर पाए कि यहाँ पे ब्लैक होल था। ठीक है? तो यही लिखा है इसमें भी, अ व्यू ऑफ सुपरमैसिव ब्लैक होल इन पोलराइज्ड लाइट एज़ कैप्चर्ड बाय इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप। कैसे हुआ? यहाँ पे देखिए बीच में, जस्ट अ मिनट, बीच में एक ब्लैक होल है, इसके अराउंड लाइट थोड़ी बेंड हुई, इसकी वज़ह से आपको सर्टेन पैटर्न दिखा। यही आपका लाइट इको या ग्रेविटेशनल लेंसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी, और इसके लिए आप एक कोई वीडियो भी देख सकते हैं ऑनलाइन, नासा की वेबसाइट पे जाके देखिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग के। यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आया तो। लेट्स सी द लास्ट न्यूज़। डिज़ाइन फेज़ ऑफ इंडिजिनस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स टू टेक 4-5 ईयर्स। सो बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि आपने रीसेंट वाइल में देखा होगा यूपीएससी हैज़ बीन फोकसिंग ऑन डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें जनरेशन ऑफ जेट्स पूछी थी। ठीक है, और अभी रिसेंट में हमने ये न्यूक्लियर ट्रायड अपना कंप्लीट किया है, वेरिन हमने अरीहत करके आईएनएस अरीहत है उसको ऐड किया अपने ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड में। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे इसके ऊपर। सो लेट्स सी कि क्या है हमारा सबमरीन्स का सिस्टम इंडिया में। सो बेसिकली इंडिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सबमरीन्स। फर्स्ट इज़ एसएसके, सेकंड इज़ एसएसएन एंड थर्ड इज़ एसएसबीएन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एसएसके से। एसएसके क्या है हमारा? डीज़ल इलेक्ट्रिक है, यानी कि डीज़ल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं। क्या मतलब? क्या नुकसान हो सकता है इससे? नुकसान ये है कि बार-बार रिचार्ज करने या फिर अ, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, सब कुछ के लिए आपको सरफेस पे आना ही पड़ता है। ठीक है? सरफेस पे आना पड़ता है, दैट मीन्स इट इज़ प्रोन टू अटैक्स। ठीक है? और इसमें ये था कि जब प्रोजेक्ट 75 करके एक था, लॉन्च हुआ था, तो उसके अंदर हमने बोला था कि 6 ऐसी हमको एसएसके यानी कि अटैक सबमरीन्स चाहिए व्हेरेइन वी आर एबल टू डिफेंड आवर सी लाइन। ठीक है? तो उसके बाद ये अब नया एक और प्रोजेक्ट 75 आई आया है, व्हेरेइन
प्रोजेक्ट 75I मतलब इंडिया, जिसमें हमने बोला है कि इसको अपग्रेड करेंगे हम एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या है? ये केआईपी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। जैसे कि मैंने बताया ना, सरफेस पे आना पड़ता है एयर लेने के लिए और रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड लॉन्गर पीरियड्स के लिए हम अंडर वाटर रह सकते हैं। नेक्स्ट इज एसएसएन। एसएसएन क्या है? ये तो देखिए तीनों में एस वर्ड है। एसएस मतलब सबमर्सिबल शिप या शिप सबमर्सिबल, ठीक है। उसके बाद के मतलब होता है अटैक, अटैक का के है। एन मतलब है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ये जाएगी, मतलब उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होगा विच विल प्रोवाइड पावर टू इट, ठीक है। तो इन दोनों में न्यूक्लियर पावर्ड हैं दोनों। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर रही है। न्यूक्लियर एन मतलब है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हेल्प से वर्क कर रहा है इसका इंजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है बट दीज आर नॉट न्यूक्लियर केपेबल, यानी कि ये बेसिकली आपका क्रूज मिसाइल कैरी करती है और छोटे मोटे आपके जो मिशंस होते हैं जिसमें आपको सर्वेलेंस करना होता है और अटैक करना होता है, उसमें ये काम आती है। बट छोटे पास के डिस्टेंस से अटैक करने के लिए इट इज़ मोर ऑफ अ क्विक रिएक्शन टीम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एसएसबीएन। एसएसबीएन क्या है? शिप सबमर्सिबल हो गया, न्यूक्लियर भी हो गया, बट इसमें एक फैक्टर है कि बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर रहे हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल यू नो कि इज फॉर लार्जर डिस्टेंसेस, ठीक है। तो लार्जर डिस्टेंसेस यानी कि इट इज़ एबल टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। याद रहे, ये वाला एन कभी नहीं डिनोट करेगा आपका कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करती है कि नहीं, क्योंकि ये एन तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ये आपका बी आ रहा है ना, तो बी का मतलब है इट कैरीज। तो इसी के अंदर आपकी आती हैं 3 इंपॉर्टेंट नाम। अरिघात जो कि इस साल कमीशन हुआ है, इससे पहले हुआ था अरिहंत और आने वाले टाइम में हो रहा है, जिसको अभी अंडर ट्रायल है, सी ट्रायल्स चल रहे हैं जिसके, उसका नाम है अरिधमान, ठीक है। सो दिस हैज़ रिजल्ट इनटू कंप्लीशन ऑफ अ न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब धरती, वायु और पानी के अंदर तीनों के पास हमारे पास न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जिसमें आपके दिसंबर के करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस हमारे कवर हो गए। सिमिलरली हम ईच मंथ का हम देखते रहेंगे सो दैट ओवरऑल हम सारी न्यूज़ कवर कर लें जो हमारी यूजुअल मैगजीन्स वगैरह में छूट जाती है। सो थैंक यू फॉर दिस एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस और कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। गुड लक, गुड लक।